वाला टॉपिक। अब आप लोग शांत रहना है, बिल्कुल ठीक। देखिए सिचुएशन ये है, कल वाली सिचुएशन को पूरा कर देता हूं। वो है कि जैसे सपोज करो एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है ऐसे करके, और कंडक्टिंग रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेशनल मोशन करने लग जाए, ठीक है। उसका एक एंड यदि हिंग्ड है, ये वाला एंड हिंग्ड है, ठीक है, और एल लेंथ है इसकी, और ये रोटेट करने लग जाए ऐसे करके। यदि आपको कल का डेरिवेशन कम पसंद आया, अंजनों को तो ऑब्वियसली कम पसंद आएगा, तो वो सीधे एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि यदि ये एंड पी है और ये एंड क्यू है, ठीक है, तो एंड पी क्यू पर जो ईएमएफ बनेगा, सिंपली ईएमएफ लिख दो, उस फॉर्मूले को याद कर लो। हाफ बी, बी माने जिस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, ओमेगा जिस एंगुलर स्पीड से घूम रही होगी, और एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बब्लू स्क्वायर, याद कराया था। अब चलिए, और इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उंगलियों का प्रयोग करके पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। वैसे आज तक इस पे इस चीज का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया कि कौन सा वाला एंड नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव बनेगा, और इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं आया तो कभी आएगा भी नहीं, ठीक है। सिंपल है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा के पता कर लेना कि इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, जिधर जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन वही नेगेटिव एंड बनेगा। चलिए, हाफ बब्लू स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। अब मैंने कल जाते जाते एक टास्क ये दिया था कि हमें यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव मिल गया। एक मान लो 2 वोल्ट की बैटरी बन गई है, एक ये रॉड रोटेट कर रही है, ये रॉड रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ऐसे करके रोटेट कर रही है, ये ईएमएफ बन गया इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस। अब यदि मैं एक तार यहां से ले लूं और एक तार यहां से लेके बल्ब लगाऊं, तो कल एक समस्या बताई थी, तो बताइए। चलो ये वाला पॉइंट तो फिक्स हो गया, क्योंकि ये भाई जो एंड हिंग्ड होगा वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन क्योंकि ये एंड यू घूम रहा होगा, तो इसके संग जो तार ज्वाइंट होगा वो भी यू घूमता रहेगा, अलबेटे आएगा, तो ये एक स्टेबल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो ईएमएफ, अब यानी फिजिक्स तो पढ़ ली, अब थोड़ी सी जुगाड़ और लगा लो, थोड़ी सी जुगाड़ और ये कि यदि मैं एक रिंग लूं, मेटेलिक रिंग, अभी तो ये डॉट 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 बनाया है मैंने, डॉटेड का मतलब पॉइंट पी इन पॉइंटों से होके जा रही थी, पॉइंट पी की ट्रेजेक्टरी है ये जो एंड पी है रॉड का, उसकी ट्रेजेक्टरी थी। लेकिन सपोज करो उसकी ट्रेजेक्टरी पर मैंने एक मेटेलिक रिंग रख दी, मेटल रिंग, और वो जो रॉड है वो उसका ये वाला एंड तो हिंग कर दिया, और दूसरा वाला एंड इस पर स्लाइड कर दिया, टच कर दिया, रख दिया उस रिंग पर, ठीक है ना, उस रिंग पर रख दिया। अब इसको, इस रॉड को इस तरीके से घुमाना है कि ये उसको छूते हुए भगे, यानी ये रॉड इस पे स्लाइड कांटेक्ट बनाते हुए घूमे, यानी ये रहा एंड क्यू और ये रहा एंड पी। मैग्नेटिक फील्ड भी है, ध्यान रखना, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो भी ईएमएफ नहीं बनेगा। तो अब यदि मैं इस रॉड को इस पर कांटेक्ट करते हुए स्लाइड करता रहूं, ठीक है ना, इस पर, तो यानी तुम्हें तो पता है ना, जब एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से टच हो जाता है, या एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से टच हो जाता है, तो याद करो यदि ये पॉइंट ए है तो ये भी ए ए ए ए ए ए ए ए ए हो जाता है, याद है कि नहीं। तो अब पॉइंट पी, रॉड जो पॉइंट पी है वो इससे टच हो गया मेटल रिंग से, तो ये सारे पॉइंट भी पी हो चुके हैं। अब जब रॉड स्लाइड करेगी तो आप सोच सकते हो रिंग थोड़ी नहीं स्लाइड कर रही, तो एक वायर आप यहां से ले लेना, ये जानते हो ना सिंबल, ये सिंबल होता है कि ये जो तार ला रहा हूं मैं वो रिंग से टच नहीं हो रहा, ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड सिंबल कि ये यहां पे टच नहीं हो रहा, और एक तार आप यहां से ले लो। बताओ ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी, ये पॉइंट पी हो गया, क्योंकि ये पी है तो ये सब पी हो गए, पी 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 पी, तो जो पोटेंशियल पी पर होगा वो यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, सब जगह इस पे पी पोटेंशियल हो गया। तो अब आप बताइए, क्योंकि रिंग नहीं घूम रही है, रॉड घूम रही है, अब रॉड घूमती रहेगी और रॉड का एंड पी इस रिंग पर स्लाइड होता रहेगा, और एंड पी पर जो पोटेंशियल होगा वो इस रिंग पर आ चुका है। अब यदि मैं बल्ब लगाऊंगा, बताइए इसमें और इसमें एक मामूली सी जुगाड़ और ऐड करने से क्या एडवांटेज मिल गया, ठीक है। हाँ, ये जो साइन है वो वायर क्रॉसिंग का है, बिल्कुल ठीक, ये जो साइन है ये वायर को क्रॉस करने का है, कि ये बिना कांटेक्ट किए हुए इधर जा रहा है, ठीक है, ऊपर से जा रहा है या पीछे से जा रहा है। तो इस फिगर और इस फिगर में ये केवल फिजिक्स है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जुगाड़ लगा दी, इंजीनियरिंग लगा दी, तो नाउ ये बल्ब एक स्टेबिलिटी के साथ जलता रहेगा। हालांकि ये ना दिखा के
हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब इस पर जो ईएमएफ मिलेगा वो मिलेगा हाफ बबलू स्क्वायर। चलिए अब इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल है, वो बहुत पूछा जाता है। चलिए इमेजिन करिए, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि सपोज करिए ये एक रिंग है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेटेड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्टिवेटेड है। यदि यहां पर मान लो 3 रॉड घूम रही हैं, 3 रॉड, जिसका एक एक एंड तो आपस में मिले हुए हैं, ऐसे समझो 3 रॉड का मतलब, एक और पेन देना मुझे, 1 मिनट देना, या फिर ऐसे समझो ये 3 रॉड है, ठीक है, ये अब मेरे से बन जाए तब, ठीक है, ये 3 रॉड है, ओके ना, हाँ, और ये यू करके घूमने लग जाए रिंग पर, समझ में आ गया। यानी अब ये रिंग ऐसे रख देता हूं, ये मेटलिक रिंग है, इमेजिन करो, इमेजिन करो ये मेटलिक रिंग है और बीच में ये रॉड है। अब मेरे से ओ चौकी गई चलिए, हाँ 3 120 डिग्री पे समझ गए वो तो, लेकिन एक चीज और समझनी है, ये किसी रिंग के सेंटर पर है और ये घुमाने लग जाऊं तो इनके जो ये वाले एंड है वो रिंग पर स्लाइड कर रहे हैं, तीनों के रिंग्स ये स्लाइड कर रहे हैं। इमेजिन करो पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, मैंने एक रिंग उनके ब्लेड का जो एंड पॉइंट है उस पर टच होते हुए साए फ्रिक्शन देते हुए घूम रहे हैं, हाँ फैन के विंग ना वही, ये यूं घूम रहे हैं, समझ में आ गया। या फिर एक और तरीका फील करने के लिए, साइकिल होती है, उसको पीछे वाले स्टैंड पे खड़ा कर दो, उसको घुमा दो पहिए को, फिर तो साइकिल में कई सारे स्पोक्स होते हैं, इसमें तो मैं 3 बता रहा हूं, कई सारी ताने होती है ना, कितनी सारी हो, सारी मेटल की होती है ना, कई सारी ताने होती है उसमें। अब जो मैं समझा रहा हूं प्लीज ध्यान देना, अब जब ये 3, एक येरी मेटलिक रॉड, एक येरी मेटलिक रॉड, एक येरी मेटलिक रॉड, ये तीनों घूम रही हैं, जिनके इस रॉड का ये वाला एंड, इस रॉड का ये वाला एंड, ये तो एक ही जगह हिंड है, और ये वाला एंड पी, ये वाला, ठीक है ना, ये और ये रिंग, ये मेटलिक रिंग है, ये वाला एंड, ये वाला जो एंड है वो रिंग पर स्लाइड कर रहा है, इसका ये वाला एंड इस पे टच होके स्लाइड कर रहा है, और ये वाला एंड भी स्लाइड कर रहा है। आप एटलीस्ट एक को तो देख ही सकते हो, यू करके ये रहा और ये यू स्लाइड हो रहा है टच होके, देखो यू, यानी ये एंड इस पे टच होके स्लाइड हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ये है, यदि एक रॉड पे 2 वोल्ट ईएमएफ बन गया है, 2 वोल्ट ईएमएफ बन गया एक रॉड पे, और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, बताइए यदि केवल एक रॉड होती तो आप फॉर्मूला हाफ बबलू स्क्वायर लगाते ना, मान लो हाफ की वैल्यू, बी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू और एल की वैल्यू रख के, एल स्क्वायर सब रख के 2 वोल्ट आंसर आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि 3 रॉड घूमेंगी, आपने पिछले में क्या टेक्निक अपनाई, एक तार तो आपने यहां से ले लिया था, एक तार तो आपने यहां से ले लिया था, ठीक है ऐसे, और एक तार आप यहां से ले लोगे, एक तार यहां से ले लोगे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब कितना ईएमएफ आपको यहां मिलेगा, क्वेश्चन ये है, यदि इस एंड का नाम Q है और इस एंड का नाम P है, तो अब EPQ कितना होगा, हाफ, ऑप्शन देता हूं, हाफ बबलू स्क्वायर ही होगा, या हाफ बबलू स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आपको कोई तीसरा ऑप्शन लग रहा है, मैं, ठीक है ना भाई, हाफ बबलू स्क्वायर ही होगा P और Q के बीच में, या उसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, या फिर 3 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाफ, एक रॉड पे हाफ बबलू स्क्वायर आ रहा है तो 3 रॉड पे 3 का मल्टीप्लाई हो गया, या डिवाइडेड बाई 3 होगा, बताओ क्या करना चाहिए। ऑप्शन है A B C, 3 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए वही होगा। अच्छा ए ऑप्शन पे जा रहे हैं ग्राहक, तो अच्छा 3 का मल्टीप्लाई होगा, एक ग्राहक तो आया एटलीस्ट, यार हम 3 गुना मेहनत कर रहे हैं। बी ऑप्शन 3 का मल्टीप्लाई होगा, आदर्श आया, चलो वेरी गुड, अपनी बातें रख रहे हो। अच्छा क्यों होगा ये ऑप्शन, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ठीक बताया, यही ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखिए एक्चुअली आपको इमेजिन करो, जब ये सिर्फ एक ही रॉड थी,
जब एक ही रॉड थी जो कल पढ़ाए थे, कल वाले टॉपिक को दोबारा रिकॉल करो, ठीक है, कल वाले टॉपिक को रिकॉल करते हैं। तो इस रॉड के एंड क्यू पर नेगेटिव और पी पर पॉजिटिव आ गया था। कल मैंने बताया था कि जो रॉड मूव कर रही होती है वो एक चलती फिरती बैटरी हो गई, ये घूमती हुई बैटरी हो गई। सीधे चलने वाली जो रॉड होती है यूं सीधे, तो वो चलती फिरती बैटरी हो जाती है, बिलवा फॉर्मूला आता है BLV। और जो घूम रही होती है वो घूमती फिरती बैटरी हो जाती है, ठीक है। और इस पर ईएमएफ आएगा हाफ W स्क्वायर, इस वाली रॉड पर जो ईएमएफ आएगा ये। अब सिमिलरली जब ये रॉड यहां, ठीक है, जैसे ये रॉड घूम रही है वैसे ये रॉड घूम रही होगी, तो उस पर भी ईएमएफ ऐसे ही आएगा, और जैसे ये रॉड घूम रही है इस पर भी ईएमएफ ऐसा आएगा। क्लियर है? तो ये तीन रॉड नहीं घूम रही, तीन बैटरी घूम रही है, तीन रॉड नहीं घूम रही, तीन बैटरी घूम रही है, और ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, ये यदि, और ये पॉइंट ए और बी है, ठीक है, ए और बी, यदि इसके भी टर्मिनल ए और बी से जोड़ दूं, इसके टर्मिनल भी ए और बी से जोड़ दूं, इसके भी टर्मिनल ए और बी से जोड़ दूं, तो ये तीनों डिवाइस पैरेलल में हो गई। अब बताइए ये रॉड किन दो पॉइंटों से जुड़ रही है? ये रॉड P और Q से। इस एंड का नाम P दे देता हूं, इसका नाम Q दे देता हूं। अच्छा, यदि ये पॉइंट P है तो ड्यू टू द टच कॉन्टैक्ट, मेटलिक कॉन्टैक्ट, ये भी पॉइंट P होगा और ये भी पॉइंट P होगा। तो बताइए ये बैटरी किन दो पॉइंटों से जुड़ रही है? P और Q। ये भी किससे जुड़ रही है? P और Q। ये भी किससे जुड़ रही है? P और Q। तो ये तीन बैटरी जरूर बनी, लेकिन ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हो चुकी हैं। बनी जरूर तीन बैटरी, हर रॉड पर ईएमएफ बनेगा, सब पर ईएमएफ आ गया हाफ W स्क्वायर, हाफ W स्क्वायर, हाफ W स्क्वायर। यदि 2 वोल्ट आया तो 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। अब इस कनेक्शन को आप ऐसे फील करिए कि ये किस तरीके का पैरेलल कनेक्शन है, किस बैटरी, जितनी भी बैटरी है ये सब, सबके नेगेटिव क्यू पे आके कनेक्टेड है। तो आप इस फिगर को ऐसे फील करिए, सारे नेगेटिव तो क्यू पर आके कनेक्टेड है ना, और सारे पॉजिटिव पी पे आके कनेक्टेड है। चेक करो, सबके पॉजिटिव पी पे कनेक्टेड है। तो ये जो पैरेलल ग्रुपिंग है, अब थोड़ा सा आपको पास में जाना पड़ेगा, भूल गए हो तो वो वीडियोस देख लेना कि ग्रुपिंग ऑफ बैटरी सेल्स, और ये तो आइडेंटिकल ग्रुपिंग है, ये भी सेल, ये सेल, ये सेल एक जैसा है। तो तुमको याद दिला दूं, यदि 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये 2-2 वोल्ट के सेल यदि इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इफेक्टिव ईएमएफ भी इक्विवेलेंट 2 वोल्ट ही आता है। यदि 2-2 वोल्ट के सेल पैरेलल में लगे हो तो इफेक्टिव ईएमएफ भी 2 वोल्ट ही आता है। याद आ गया? तो इसका मतलब कि यदि ये तीन स्पोक्स या कंडक्टिंग रॉड इस तरीके से घूम रही हो, जिस तरीके से मैंने सीन क्रिएट किया है, तो इंडिविजुअल रॉड के एंड पर ईएमएफ आएगा जरूर, लेकिन उनकी ग्रुपिंग कुछ इस अंदाज में हो चुकी है, वो जो थ्योरी कहती है कि ये पैरेलल ग्रुपिंग है, तो इफेक्टिव ईएमएफ वही आएगा। होपफुली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी एनसीईआरटी खुलवाऊंगा, अभी सेम टू सेम सवाल दिखाऊंगा, सेम, और ओरली कर जाओगे अब तो आप उसे। अब मुझे एक ऐसी, एक थोड़ा परेशान जरूर करूंगा, मुझे ये बताइए कि ये रही रिंग, ये रही एक रॉड, ये रही दूसरी रॉड, ये रही तीसरी रॉड। यदि एक रॉड पे ईएमएफ 2 वोल्ट आता है तो तीन इस तरीके से घूमेंगी जो ऊपर बनना है, तो भी टोटल ईएमएफ इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर, ठीक है, और ये कौन सा है? सरकमफ्रेंस, या रिंग का लास्ट पॉइंट है, मतलब रिंग। बताना, यदि 3 की बजाय यदि मैं 6 रॉड जोड़ दूं, 6 या 7 जो भी दिख रही है, अब बताइए इस पॉइंट, और ये घूम रही है, सारी की सारी घूम रही है, बताइए तो सेंटर और इसके बीच में कितना ईएमएफ आएगा? यदि एक रॉड के बीच में 2 वोल्ट आ रहा है, तो यदि एक रॉड पे 2 वोल्ट आ रहा है तो ये कितनी है? 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है, तो 8 पर कितनी आएंगी? तो बिल्कुल ठीक बेटा, सर इतने कंजर थोड़ी नहीं है, जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा दिया तो अब तो c प्लस डी का होल स्क्वायर कर ही जाएंगे। तो यदि एक रॉड पे 2 वोल्ट है तो 3 रॉड का कॉम्बिनेशन भी 2 वोल्ट दे रहा है। यदि एक रॉड पर 2 वोल्ट आ रहा है तो 8 रॉड का कॉम्बिनेशन भी 2 वोल्ट देगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये क्या बात हुई सर? वही का वही बता दिया आपने। अच्छा, यदि ये 8 ना होके 80 रॉड होती तो 80 होती, फिर 8 की बजाय 80 स्पोक्स होते, 80 स्पोक्स होते, तब कितना ईएमएफ होता बताओ? एक रॉड पे 2 वोल्ट है तो 80 पे कितना होगा? अब भी 2 वोल्ट होगा,
अब तो 80 हो गई, प्लीज कुछ तो बार्गेनिंग कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ वही रहेगा। हाँ, अब भी वही रहेगा, यदि 80 स्पोक्स होंगे तो भी वही होगा। अच्छा 80 ना होके 8000 हो तो? अब मैं मुद्दे पर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, परेशान करते रहूं मैं आपको, लेकिन एक मुद्दे पर आ जाऊंगा, ठीक है। मान लो ये 80 ना होके 8000 होते, बताइए ये 8000 स्पोक्स होते, अब कितना ईएमएफ आएगा? अब भी 2 वोल्ट आएगा, क्योंकि फिजिक्स तो इतनी क्लियर हो चुकी होगी। अब ये 8000 ना होके टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, 8000 ना होके 80000 हो जाए, लो एक बार 80000, तो पता है धीमे धीमे यदि मैं स्पोक्स बढ़ाने लग जाऊं, दिस फिगर टेंस टू अ डिस्क। सोचो ये फिगर डिस्क बन जाएगा कि नहीं? यदि मैं स्पोक्स बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स टेंस टू 8 से 80, 80 से 80,000, 8 लाख, तो धीमे 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 नाउ दिस फिगर बिकम्स कंटिन्यूअस डिस्क। तो बताइए यदि ये डिस्क का ये सेंटर है, फिर सेंटर ना बोल के एक्सल बोल देते हैं। एक्सल समझते हो ना, जिसपे कोई डिस्क घूमेगी, ठीक है। तो बताइए इसके एक्सल और इसकी सर्कमफ्रेंस पे ईएमएफ कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 2 वोल्ट। अब यहां पे बच्चा, यदि मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं बताता ना, तो बेटा अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वो चीजें तो खासकर जोर लगा के बताता हूं जिसमें मैं खुद कंफ्यूज रहा करता था, ठीक है। सिचुएशन ये थी, मैं बताता हूं कि एक कंडक्टिंग डिस्क है, सुनना, एक कंडक्टिंग डिस्क है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसके सेंटर और इसके एंड पर कितना ईएमएफ बनेगा। अब मास्टर ने तो ये पढ़ाया भी नहीं था, हमें तो ये पढ़ाया भी नहीं था, सच बताऊं तो। अब हमें तो फ्लक्स पढ़ाया था, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आया, यार ये घूम रही है, फ्लक्स तो चेंज हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, बाकी फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा। अब बताइए यदि रॉड इस तरीके से घूमती रहे तो फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा ऐसे घूमने से थोड़ी नहीं फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो दिमाग में क्या आया, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, कॉइल यदि घूमेगी, मान लो ये कॉइल है, अच्छा कॉइल और डिस्क में अंतर समझते हो? कॉइल और डिस्क में, कॉइल में हाथ घुसाओगे आर पार हो जाएगा, दिस इज कॉइल, ये कॉइल है, फूंक मारोगे आर पार हो जाएगी, ये डिस्क है। तो यदि कॉइल घूमती है तो बाकी ईएमएफ 0 होगा, ना तो यहां फ्लक्स बनना, ना यहां कोई रॉड बननी है। लेकिन यहां तो रॉड तो बन रही है, ये वाली फिजिक्स समझिए। यानी अ डिस्क कैन बी एज्यूम टू बी अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच रॉड्स, जो हर अपने एंड्स पर ईएमएफ दे रही होंगी। तो बताइए इसमें कौन सी फिजिक्स लगेगी, कितना ईएमएफ बनेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप इसमें से किसी एक रॉड को इमेजिन कर लेना, यहां से यहां तक, वही हाफ बब्लू स्क्वायर लगा देना, हाफ बब्लू स्क्वायर। चलिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करा ही देता हूं इसका, हालांकि ये वाला किया नहीं किया आपने, ये खुला हुआ है कल से, एग्जाम्पल 6.8 पढ़ा भी नहीं होगा बेटा कहीं ने, तो मैं दावे से कह सकता हूं। तो पेज नंबर 215 बोलिए, ठीक है, पेज नंबर 215। हाँ बेटा दीपक, चलिए कोई नहीं, पेज नंबर 215 पर एग्जाम्पल 6.7, बिलीव मी आप ओरली कर जाओगे, लेकिन पेपर में ओरली नहीं करने होते ना। चलिए, अ व्हील विद 10 मेटलिक स्पोक्स, एक व्हील है, मैं इसमें आपकी थोड़ी सी मदद और करूंगा, भले ये आसान है, कई लोगों के लिए तो बहुत आसान है। एक व्हील है, उसमें 10 तान, ठीक है, कहां है सवाल, हाँ, विद 10 मेटलिक स्पोक्स ईच ऑफ एग्जाम्पल 6.7, और ठीक है नंबर ऑफ स्पोक्स 10 है, और हर किसी की लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये पेज मान नहीं रहा बंदू, इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहां बेटा एनसीईआरटी थोड़ी बदतमीज है, और 11 से ही बदतमीज है, उसने इसके लिए शब्द यूज किया है स्पीड, विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एटलीस्ट एनसीईआरटी को यह शब्द नहीं यूज करने चाहिए, ये स्पीड नहीं होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। हाँ हाँ, पेपर में भी लगभग ओरली चालू हो गया है ना, अब तो टिक लगाना है बस। चलिए अब मेरी बात समझना, ये 11 से समस्या है एनसीईआरटी की, ये 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये स्पीड नहीं होती है, ये स्पीड नहीं होती। कोई बताएगा फिर क्या होती है? ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये फ्री नहीं, एंगुलर स्पीड नहीं होती है, एंगुलर स्पीड नहीं होती है,
ठीक है, अब आ जाइए, मैं बस यही मदद करूंगा आपकी, 11th का थोड़ा कंजरा नोट बताऊंगा। अब आ जाइए, और ये इस तरीके से घूम रहा है, नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच ई, मतलब ये 10 रॉड का कॉम्बिनेशन इस तरीके, 10 रॉड का कौन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रॉड का कॉम्बिनेशन इस तरीके से घूम रहा है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। पढ़ो इस लाइन को, अर्थ का जो यानी मैंने जो हाफ डब्ल्यू स्क्वायर बोला है उसमें जो बी की वैल्यू है वो इन्होंने एच ही दे रखी है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी का काम करेगा और वो वैल्यू है 0.4 गॉस। फिर वो आप जानते ही हो, एक तसले में 10,000 गिट्टियां, तो 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला हो जाएगा। इस पॉइंट को भी मैंने उसमें घुसे दिया, ठीक है ना। चलो, अब उसने बोला है व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील। एक्सल क्या चीज होती है? एक्सल होती है ये यहां जो बिल्कुल जिस पर व्हील घूमता है, जिस पर व्हील घुमाया जाता है, ठीक है, ये रहा एक्सल। एक्सल और व्हील रिम के एक्रॉस कितना ईएमएफ होगा? तो बताइए, सबको पता है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, ईएमएफ इक्वल टू हाफ डब्ल्यू स्क्वायर ही लगेगा। और एक लाइन और लिखोगे, द नंबर ऑफ स्पोक्स आर इमटेरियल। द नंबर ऑफ स्पोक्स आर इमटेरियल, इसका कोई मतलब नहीं है। पेज नंबर 215 फिर बोल रहा हूं, लास्ट में क्या लाइन लिखी है सॉल्यूशन में, द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इमटेरियल बिकॉज द ईएमएफ अक्रॉस द स्पोक्स आर इन पैरेलल। अब आ जाइए, एक्सल नहीं जानते यार, नहीं जानते, गूगल कर लेना। अब यार हर चीज पे नहीं रोक सकता ना अपने आप को, बार बार बोल रहा हूं। एक्सल माने जिसपे पहिया घुमाया जाता है, पहिया, बच्चे का खिलौना लेना, उसके बच्चे का कार का वो लेना, ठीक है, छोटी सी कार, तो एक रॉड निकलती है, उसपे पहिया जो घूमता है, ये देखो, ये रॉड जो होती है जिसपे पहिया, ये एक्सल होता है, ठीक है, ये एक्सल होता है। और यदि नहीं जानते तो थोड़ा बहुत गूगल कर लो, 3D में दिखेगा, और ठीक है, ओके, लाइक ट्रेन, वाह, अच्छा ट्रेन की तरह होता है एक्सेल, है क्या एग्जाम है? अबे ट्रेन, ठीक, हे भगवान। चलिए, अब इधर देखिए, अब मुद्दा आता है, आपको बी दे रखा है, ये डाल दोगे, एल जो इसकी रॉड की लेंथ है वो दे रखी है। अब प्रॉब्लम आती है कईयों को, कंजड़ों को, ओमेगा में, ठीक है, ओमेगा में, ठीक, ओमेगा, ओमेगा। अब देखिए, ये जो चीज होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दे रखी है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सबसे पहले कले से है कि मिनट हटाना पड़ेगा, आपको मिनट हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऐसा यूनिट में सवाल चल रहा है। तो मिनट में 1 डाल दूं, 1 तो कितनी बार भी डाल लो, 1 तो सबके साथ अटैच्ड है। तो इससे क्या फायदा होगा कि 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशन अपॉन मिनट, इसको 60 सेकंड लिख दो, 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यानी फ्रीक्वेंसी आ गई 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। सबसे पहले तो ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड में आई। नाउ ओमेगा, ये तो आपने 11th में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर 12th में मैं ही कई बार बता चुका हूं। एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थीटा अपॉन टी। जब एक रिवॉल्यूशन पूरा हो जाता है तो थीटा हो जाता है 2 पाई, और टी को इज्जत के साथ कैपिटल टी लिखते हैं। जब एक रिवॉल्यूशन पूरा हो जाता है तो थीटा, एक रिवॉल्यूशन पूरा होते ही 360 डिग्री एंगल यानी 2 पाई रेडियन, और टी को कैपिटल टी बोलोगे, ठीक है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी लिख दो। आ गया समझ में भाई, 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी। अब आपका ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा बराबर, और प्रॉपर ऐसा यूनिट में आएगा, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2, ये रखोगे। और जिनको स्पीड थोड़ी फास्ट है, ठीक है ना, जिनकी स्पीड थोड़ी फास्ट है, चलो रहने दो, फिर भसड़ हो जाएगी, यही तरीका ठीक है। तो ये एसएस लेना है, ले लीजिए, ये थोड़ी मदद कर सकता है, बाकी तो ये कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया। जल्दी से लीजिए एसएस इसका, टिक टिक 1 2 3 4 5। और ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है। अब आ जाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, आप इस पे 4 स्टार मार सकते हो। टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। तो देखो, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो इंडक्शन तो आएगा ही आएगा घूम फिर के।
अब है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ माने खुद में, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना, और सेल्फ डिपेंडेंट, बट बोलते ना आत्मनिर्भर, वही तो वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस, खुद में इंड्यूस कर लेना, खुद में इंड्यूस कर लेना। क्या कहानी देखिए, यदि ये समझना है सेल्फ इंडक्शन 4 स्टार टॉपिक है, इसलिए ढंग से समझना और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक। चलिए हाँ, एक और वर्ड आया सेल्फिश चलिए ठीक ठीक ठीक। चलिए यदि मान लो मैंने ये कोई सोलेनॉइड लिया, ठीक है, ये रहा सोलेनॉइड, इसको 3 परिस्थितियों से दिखाता हूं मैं आपको। ये सोलेनॉइड लिया, सेम सोलेनॉइड है, उसको 3 स्थितियों से गुजारता हूं। सपोज करो इसमें मैंने करंट एक्टिवेट कर दी, सपोज करो करंट एक्टिवेट कर दी। अब मेरे करंट एक्टिवेट करते ही, सॉरी ऐसे थोड़ी नहीं होगा, ये आएगी है नहीं, मेरे करंट एक्टिवेट करते ही सोलेनॉइड में एक तरफ साउथ पोल और एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है, बन जाता है ना सोलेनॉइड में। भाई सोलेनॉइड है, इसमें यदि मैं करंट दूंगा तो फील करो करंट ऐसे 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 जाएगी, तो इधर से देखो करंट बन रही है क्लॉकवाइज, तो इधर बनेगा साउथ, इधर नॉर्थ। तो इसके अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा आपके करंट एक्टिवेट करते ही। मैंने ये 2 लाइनें खींच दी, ठीक है, क्लियर है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसी करंट इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्टिवेट हो गया। हालांकि मैंने तो इस बात का ध्यान दिया है कि यदि करंट ऐसे दी है तो साउथ इधर नॉर्थ इधर बनेगा, तो इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ होती है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। पर फिलहाल जो टॉपिक है इसमें आपसे यदि एरो की गलती हो जाती है तो वो इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि अब टॉपिक हमारा कुछ दूसरा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके अंदर करंट एक्टिवेट होती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या चल होगी, और ये मत सोचना कि ये करंट ऑब्वियसली जादू से नहीं आ रही होगी करंट, ये किसी एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा होगा, सर ने वो नहीं दिखाया है, किसी बैटरी से जुड़ा होगा, उससे ये करंट आ रही होगी। आप केवल इस पे ध्यान दीजिए, जैसे हम कभी किसी रेजिस्टेंस पे ध्यान दे रहे होते हैं तो सिर्फ इतना सर्किट डिस्कस करता हूं मैं, इतना कि इस पे ध्यान दो। अब ये करंट कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी ना, जरूरी नहीं है कि मैं हर बार उस सोर्स को दिखाऊं। तो अब देखिए, यदि ये जो करंट है, ये ओहो सॉरी ये गलत लग गया एरो, ऐसा थोड़ी नहीं होगी कि इधर से दोनों तरफ से करंट आ जाए, ठीक है, सॉरी ये ऐसे एरो जाएंगे, ठीक। अब यदि ये करंट कांस्टेंट है, ये जो करंट मैंने बनाई है आई, वो कांस्टेंट चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट, ना घट रही ना बढ़ रही, तो बताना ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी फिक्स हो जाएगा, ना ये घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। फिर इधर आते हैं बेटा, यदि ये जो करंट इसमें मैंने छोड़ी है, यदि ये इंक्रीजिंग करंट हो जाए, तो यदि ये करंट सपोज करो उस स्टेट का, मतलब ये उतनी देर का वीडियो दिखा रहा हूं जितनी देर करंट बढ़ रही है। अब धीमे धीमे करंट बढ़ेगी तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बोलो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप बताना, जिस समय करंट बढ़ रही होगी उस समय इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, और इधर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा, तुरंत फैराडेज लॉज और लेंज लॉ दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या है फैराडे लॉ और लेंज लॉ? फैराडे ने कहा था ना, जब जब किसी कॉइल में, यहां तो एक नहीं कई सारी कॉइल है कि नहीं, कई सारी कॉइल, देखो 1 2 3 4, और इतनी सारी कॉइल के कॉम्बिनेशन को हम सोलेनॉइड बोल देते हैं। तो जब जब किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तब तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो तुरंत इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इस कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ये कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, फ्रॉम द फैराडे लॉ फर्स्ट डे से ही पढ़ रहे हो। जब जब किसी कॉइल में ईएमएफ बनेगा तब तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्लियर है। तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अगेन सपोज करो ये करंट ब्रेक मार रही है, अपने में घट रही है, इमेजिन करो, ठीक है, घट रही है। तो अब आई डिक्रीजिंग स्टेट में, मैंने पलटी नहीं है करंट, अभी डायरेक्शन वही दिखाई है, लेकिन बेटा आप एक मिनट बताओ, यदि कोई ट्रेन है उसमें ब्रेक मारोगे तो ब्रेक लगते ही लगते तो लगेंगे, लेकिन जब तक तो ट्रेन उधर ही जा रही है ना, जब तक तो ट्रेन की डायरेक्शन नहीं पलटी ना, ब्रेक बस उसकी स्पीड धीमे धीमे डिक्रीज हो रही है। अब जैसे ही करंट डिक्रीज होगी तो बेटा क्या होगा, बेटा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये धीमे धीमे कम होने लग जाएगा। भैया इस मैग्नेटिक फ्लक्स के जिम्मेदार कौन? खुद करंट की वजह से सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब सोलेनॉइड को क्या पता था कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके फ्लक्स बन जाएगा, बन गया फ्लक्स,
खुद नहीं बनाया है फ्लक्स। अब ये फ्लक्स करंट घट रही है तो साला ये फ्लक्स भी घटने लगा। हम करंट घटा रहे हैं तो अंदर फ्लक्स घटने लगा। अब जैसे गोली के साइड इफेक्ट होते हैं ना खाने के बाद, तो वैसे ही घटा हम करंट रहे हैं लेकिन साला अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कॉइल पर। क्यों ईएमएफ इंड्यूस हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि फ्लक्स फिर चेंज हो रहा है, और जब जब किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तब तब उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस ये वाली सिचुएशन ऐसी थी जहां इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहां करंट कांस्टेंट हो गई है। करंट कांस्टेंट हो गई है तो फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स पास हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, दोबारा याद दिला देता हूं, केवल फ्लक्स का पास होना ईएमएफ नहीं इंड्यूस कर सकता। फ्लक्स का पास होना, however the flux is strong, but until unless the flux is not in changing state, EMF cannot be induced। तो इसमें EMF 0 रहा, इसमें EMF 0 तो नहीं होगा, इसमें EMF 0 तो नहीं होगा। क्लियर है? अब इसमें अभी तो मैंने फैराडे लॉ के दर्शन दिए कि भाई EMF बन जाएगा। अब लेंज लॉ को और घुसेड़ दीजिए। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ क्या कहता है कि मैं जिस थाली में खाऊंगा उसी में छेद करूंगा। अब बताना, एक तो करंट, अब इस करंट के एरो को देखिए, इधर इधर से देखिए करंट के एरो को, यूं जा रही है। अब ये करंट ने क्या कहा, इस करंट ने कि यार देख इसमें हम नॉर्मल है, हमें कोई नहीं पूछ रहा, हम एक काम करते हैं बढ़ते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं जिससे कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ कहने लगा हाँ तुम बढ़ो, इससे ना मैं पैदा हो जाऊंगा, तुम बढ़ना चालू करो। तो करंट ने बढ़ना स्टार्ट किया। तो पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? इस बढ़ती हुई करंट का ही अपोज करेगा और ऐसे सेट हो जाएगा। इधर ये जो एरो है ये इस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है, या यूं कहिए यदि इंड्यूस ये ईएमएफ करंट पैदा करने में कैपेबल होता तो इधर करंट पैदा कर देता, तो इस करंट का अपोज हो जाता कि नहीं। मतलब ये इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से पैदा होगा कि पैदा करने वाले को ही अपोज करेगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ पहले ही पढ़ चुके हैं, लेंज लॉ, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद। एक तो इस करंट ने, ये कौन सी करंट है? खुद कॉइल की करंट, खुद कॉइल की सोलेनॉइड की करंट। एक तो ये करंट बढ़ना स्टार्ट हुई, यदि ये चुपचाप रहती कांस्टेंट तो ईएमएफ 0 था ना पहले। फिर एक तो इस करंट ने ये सोचा चल हम बढ़ते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं जिससे कि उस चेंज से ये ईएमएफ पैदा होगा। तो करंट चेंज हुई, बढ़ी, ईएमएफ पैदा भी हो गया। लेकिन इस ईएमएफ ने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इधर की ओर सेट हो गया इंड्यूस ईएमएफ, और इस इंक्रीजिंग करंट का अपोज करने लगा। ना मैं इंक्रीज नहीं होने दूंगा, मुश्किलें पैदा कर दी। करंट इंक्रीज होना चाह रही थी, उसके लिए मुश्किलें पैदा कर दी। क्लियर है? यहां पे बात करते हैं। अब करंट ने सोचा चल अब ब्रेक लगा देती हूं मैं, हम तुझे, क्योंकि हमारे ब्रेक लगने से भी तू पैदा हो जाएगा। हम यदि घटेंगे भी ना, हम यदि करें, हम घटेंगे भी, मान लो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर भी होंगे, 5 से 4, 4 से 3 भी होंगे, तो भी तू पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा तो हो गया। लेकिन अब ये क्या चाहेगा? यदि इसके अंदर फ्लक्स घट रहा है ना, तो ये चाहेगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स घटे नहीं, तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन सेट कर लेगा अपनी। यानी अब आप बताओ, यदि कोई चीज इधर जा रही है और ब्रेक लगा रही है, कोई आदमी उसको धक्का दे दे, तो ये भी तो अपोज ही हुआ ना। कोई बंदा ब्रेक मार रहा है, अपोज का मतलब समझो। अपोज का मतलब ये कि मैं उधर दौड़ना चाहता हूं और मेरी कोई शर्ट खींचे, ये अपोज होता है। मेरी इच्छा अपने को एक्सेलरेट करने की है, एक्सेलरेट करने की है, स्पीड बढ़ाने की है, और कोई मेरी टी शर्ट खींचे, दिस इज अपोज। अब मेरी इच्छा अपने आप को स्टॉप करने की है ना, स्टॉप करने की है, और कोई मुझे धक्का दे, ये अपोज ही होता है। तो अब आप इस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन समझे नहीं समझे? दिस इज, ये जो डायरेक्शन है ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है कि करंट बढ़ेगी तो बढ़ने नहीं देगा, और करंट घटेगी तो घटने नहीं देगा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो आप एक यूं सड़क पे जा रहे हो और आपने ठान ली है कि आपको 10 मीटर पर सेकंड से साइकिल चलानी है कांस्टेंट। इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि फ्रिक्शन नहीं है। हालांकि बिना फ्रिक्शन के साइकिल अपनी जगह ही स्लिप मारती रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन से ही उसको आगे फोर्स मिलता है। ध्यान रखना, फ्रिक्शन से ही आगे बढ़ पाते हैं। इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए फिजिक्स कि फ्रिक्शन कोई अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहा। ठीक है, अब आ जाइए, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब क्या होगा, किसी ने इससे ये कह दिया कि तुझे अपनी स्पीड 10 की 10 रखनी है, 10 की 10 रखनी है, 10 से 9 या 10 से 11 ना हो जाए। अब आगे जाके यदि ये चीज आ जाए तो क्या क्लियर? अब इसके साथ समस्या समझिए, जब ये ऊपर चढ़ रहा होगा तो ये अपनी वेलोसिटी भाई मेंटेन करने के लिए ताकत लगाएगा, ये इधर बोलो, लेकिन ये स्लोप क्या कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी घटाने की कोशिश करेगा।
बताओ जब हम इस पे साइकिल चलाएगा तो क्या होगा बोलो, ये तो अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा ना भाई, ताकत लगा रहा होगा, लेकिन ये स्लोप उसको घटाने की कोशिश करेगा, ये बढ़ा रहा है, दम लगा रहा है, ठीक है। अब जब ये यहां पे आ जाएगी साइकिल, तब इसके मजे आ गए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल गया है ना, ठीक है। अब आ जाइए, लेकिन जब ये यहां उतरेगा तो अब बताइए ये क्या चाह रहा होगा, ये तो लगा रहा होगा ब्रेक, ये ब्रेक लगाना चाह रहा होगा मेरी साइकिल की स्पीड, है ना। लेकिन ये स्लोप, वो फिल्म थी ना, मैं लास्ट टाइम यदि पेड़ पकड़ के हंसा था, जैसे कहते ना डेविल हंसी, जो मेरी निकली थी वो निकली थी नो एंट्री पे, जो मैंने नो एंट्री का लास्ट सीन देखा था, ठीक है ना, नो एंट्री का लास्ट, तो वो देखा होगा आपने, वो उतर रहा है तो ठीक है, तो वही ये ब्रेक लगाना चाह रहा है, पर स्लोप क्या कर रहा है कि साला मैं तेरी स्पीड बढ़ा दूंगा। अब ये चाह रहा है कि मैं स्पीड घटा दूं, है ना, ये स्पीड घटा दूं, लेकिन स्लोप उसमें चुल कर रहा है, तो यही हो रही है उसके साथ। जब करंट बढ़ना चाह रही है तो बढ़ने नहीं दे रहा, घटना चाह रही है तो घटने नहीं दे रहा। अब ये ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, नो डाउट फैराडे लॉ ही है, नई चीज तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सेल्फ वर्ड क्यों डाल दिया, सेल्फ वर्ड क्यों डाल दिया, क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आया इस ईएमएफ को इंड्यूस करने, साले तूने खुद ही इंड्यूस कर लिया है, कॉइल ने तूने खुद ही इंड्यूस कर लिया है। अच्छा जनरली क्या होता था, ये रिकॉइल हम बाहर से मैग्नेट लाते थे, वी कैन से दिस मैग्नेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ, हम ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेट इस मैग्नेट की वजह से इसमें ईएमएफ बना है, लेकिन इसमें कोई बाहर का व्यक्ति तो आया ही नहीं है। अरे तूने खुद ने करंट बनाई, करंट बढ़ाई, खुद में फ्लक्स बढ़ा लिया, खुद में ईएमएफ इंड्यूस कर लिया, और खुद का ही अपोज कर रहा है, फिर रो क्यों रहा है? इसके लिए तो किसी और को दोषी तो नहीं दे सकता ना, ब्लेम। दैट्स व्हाई, फिर से सुनो यार, करंट घट रही है, खुद की करंट घट रही है, खुद ने ही फ्लक्स घटा लिया, खुद ने ईएमएफ बना लिया, खुद नहीं बनाया, खुद की कॉइलों ने ईएमएफ बना लिया, ठीक है, और खुद नहीं अपोज कर लिया, तो फिर रो क्यों रहा है? दैट्स व्हाई दिस नेम इज गिवन एज सेल्फ इंडक्शन। रीजॉइन, देखिए ये एक क्वेश्चन आया कि एक ही कॉइल में दो करंट, अब ऐसे समझ बेटा, जैसे ये कोई कॉइल है, ये सेम टू सेम, नीचे मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी का पॉजिटिव देखना, और ये की है, जिस समय मैं की ऑन करूंगा, ठीक है, तो करंट एकदम धप्पा करके तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है, अब वो धीमे 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 बढ़ेगी, तो पता है क्या होगा, सुन, जब ये करंट इस डायरेक्शन में एक्टिवेट होगी, करंट 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 होगी, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ इधर आ जाएगा, यही तो मैंने बताया। अब आपको कंफ्यूजन ये हो गया, सर एक करंट ऐसे और एक करंट ऐसे, सर्किट में दो करंट तो होगी नहीं, दो करंट नहीं होगी, बिल्कुल ठीक, लेकिन अब आप इस फिगर को समझिए, यदि इस बैटरी के पैरेलल में एक बैटरी ऐसे पैदा कर दूं, लगा दूं, तो बताना, नो डाउट पावरफुल ये है, करंट इसकी फ्लो होगी, लेकिन इसने इसकी में उंगली कर दी, नहीं कर दी, बताना इस सर्किट में करंट ज्यादा होगी या इस सर्किट, ये 10 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, बताओ, इन दोनों फिगर को गौर से देखना, ठीक है। इस बैटरी को कोई अपोज करने वाली अपोजिंग बैटरी नहीं है, लेकिन इस बैटरी को एक अपोजिंग बैटरी तो जनरेट हो गई, ये बैटरी इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये करंट बढ़ाना चाहेगी तो ये बढ़ाने नहीं देगी। अक्षर अभी समझ में आया, करंट तो एक ही फ्लो होगी, वो इसी की फ्लो होगी, करंट तो इसी की फ्लो होगी, समझ में आ गया अक्षर, बोलो। और इस बैटरी का क्योंकि पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, ठीक है, और मैंने बताया था कि ये वाला बैटरी की करंट को अंदर नेगेटिव टू, ये उसका एरो है, ये इस बैटरी का एरो है, ये वाला, समझ गए कि नहीं, तो ये इस बैटरी का एरो है, और ये मान के चलिए कि वही जो इंड्यूस ईएमएफ ये कि बैटरी के अंदर वाली करंट ये वाली, उसका एरो है ये। ठीक था क्वेश्चन कि भाई सर दो करंट कैसे हो जाएंगी, दो नहीं होंगी, उसका अपोज करने के लिए आ जाएगी। सेम ईयर बताना, ये रही बैटरी, ये रहा ये, और यदि सपोज करो आपने की छोड़ दी, तो ये करंट घटना चाह रही होगी, अब करंट घटना चाह रही होगी है, तो ये इसमें इंड्यूस ईएमएफ ऐसे आ जाएगा। तो पता है बैटरी तो अपना रोल खत्म करना चाह रही है, लेकिन इसने अपना रोल चालू कर दिया, उल्टा उसके सपोर्ट में आ गई, ये होता है बेटा। हाँ, बैटरी को दोनों ही तरीके से अपोज हो रहा है, सिचुएशन को समझिए, जब हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ाने नहीं दे रही, और घटाना चाह रहे हैं तो घटाने नहीं दे रही। तो पहले तो ये नाम समझ में आ गया, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज अब सुन लो, अब इंग्लिश में सुन लो इन्हीं बातों को, सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी, जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द करंट, जैसे कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है टू स्टोर द चार्ज, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, कोई बात नहीं ऐसे समझ लो, जरूरी नहीं है ऐसे, वीडियो में से ले लेना, और ये आज के बाद टाइप मत करना सर ऐसे रह गया,
जैसे कितने बड़ा समस्या आ गई देश में, नहीं परमाणु बम विस्फोट हो गया, अब रह गया तो रह गया, ठीक। हाँ, क्या बता रहा था मैं कि डेफिनेशन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, कॉइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बताऊंगा केवल कॉइल की प्रॉपर्टी क्यों होती है, ये भी बताऊंगा। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच कॉइल अपोज द, ईच कॉइल अपोज द, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, कॉइल अपोज द चेंज इन करेंट, कॉइल अपोज द चेंज इन करेंट। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, ये तो रेजिस्टेंस है, नहीं है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी लिखूं तो मैं इट अपोज द करेंट, उसकी डेफिनेशन है इट अपोज द करेंट। अब अंतर समझिए, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है इट अपोज द करेंट, और ये क्या है प्रॉपर्टी, इट अपोज द चेंज इन करेंट, यानी जिस समय करंट चेंज हो रही होगी, जैसे यहां चेंज हो रही थी, जैसे यहां चेंज हो रही थी, जिस समय बढ़ने की सोचेगी, जिस समय घटने की सोचेगी, सेल्फ इंडक्शन उस समय एक्टिवेट होता है, वो प्रॉपर्टी तब मुंह उठाती है। अच्छा, रेजिस्टेंस इट अपोज द करंट, रेजिस्टेंस तो तीनों समय एक्शन में है, इस समय भी सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, नो डाउट, अब भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इस समय सेल्फ इंडक्शन नहीं है, करंट है लेकिन सेल्फ इंडक्शन नहीं है। तो अंतर समझिए, इट अपोज द चेंज इन करंट और इट अपोज द करंट। लो एक और अंतर बता दूं, शायद और समझ में आ जाए। इस प्रॉपर्टी की वजह से यदि किसी सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए होगी, सुनो 10 एम्पियर, और ये प्रॉपर्टी ऐड कर दूं तो 10 की बजाय फिर करंट मान लो 6 एम्पियर रह जाएगी। ड्यू टू रेजिस्टेंस करंट अपना मैग्नीट्यूड कम करती है। जिस सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी बिफोर आर, मान लो लेट कर लो, बिफोर आर रेजिस्टेंस लगाने से पहले लेट करंट 10 एम्पियर है, तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग आर रेजिस्टेंस लगाने के बाद करंट कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, सपोज करो 6 एम्पियर रह गई, तो रेजिस्टेंस की प्रेजेंस करंट का मैग्नीट्यूड कम कर देती है, लेकिन इसकी प्रेजेंस करंट का मैग्नीट्यूड कम नहीं करती। करंट को घटने या बढ़ने में अब टाइम लगेगा, अब करंट को घटने में या बढ़ने में टाइम लगेगा, घटेगी भी एकदम से नहीं, बढ़ेगी भी एकदम से नहीं। मतलब जैसे सपोज करिए बिफोर, इसको एल बोलते हैं, आगे बताऊंगा सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को, जैसे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को आर से मेजर करते हैं, सेल्फ इंडक्शन को एल से मेजर करते हैं, लेकिन अभी बेसिक समझिए, ये इसकी प्रेजेंस से क्या होगा। जैसे सपोज करो ये वायर है और ये उसी वायर की कॉइल है, कुछ समझे, मेरी बात समझना, ये वायर है और मैंने उसी वायर को कॉइल की शेप दे दी, उसी वायर को कॉइल की शेप दे दी। अब यदि मैंने यहां बल्ब लगा दिया तो यहां स्विच ऑन करते ही बल्ब फटाक से जल जाएगा, अपनी फुल ब्राइटनेस से, फुल ब्राइटनेस से जल जाएगा। जैसे ही मैंने बैटरी स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही बल्ब अपनी फुल ब्राइटनेस से जल जाएगा। लेकिन यदि मैंने यहां बल्ब लगाया, बताना सर्किट सेम टू सेम है, बस उस वायर को मैंने कॉइल की शेप दे दी बस घुमा के, ठीक है। तो जिस समय मैं स्विच ऑन करूंगा तो बल्ब धीमे धीमे जलेगा, धीमे धीमे, और थोड़ी देर बाद अपनी फुल ब्राइटनेस पे आ पाएगा, थोड़ी देर बाद अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आ पाएगा। यानी यदि इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो इसमें भी 10 एम्पियर ही फ्लो होगी, बस इस 10 एम्पियर और इस 10 एम्पियर में क्या अंतर आएगा, ये 10 एम्पियर थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी 0 से 10 आने में। 0 एम्पियर से, जिस समय स्विच ऑफ था तो 0 एम्पियर थी, स्विच ऑन करते में एकदम से 10 एम्पियर नहीं होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी जब किसी, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस इफेक्ट, इसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है। क्या अंतर आया बेटा रेजिस्टेंस, यदि इसमें बताना मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया होता तो क्या होता, इसमें यदि मान लो मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया होता तो क्या होता, करंट फिर 10 एम्पियर नहीं 9 एम्पियर 6 एम्पियर दौड़ रही होती है, और इवन बल्ब की ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी फिर। लेकिन इस केस में बल्ब की ब्राइटनेस तो दोनों में एक सी होगी, लेकिन उस एक सी में अंतर क्या होगा, जैसे मैं दोनों में बोलूं एक साथ स्टार्ट स्टार्ट, तो ये बल्ब जल चुका है अपनी ब्राइटनेस से, ये थोड़ा वक्त और लेगा उसी ब्राइटनेस में आने में। तो यानी सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच कॉइल अपोज द, क्या अपोज करती, ईच कॉइल अपोज द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो इसमें करंट यानी खुद में जो करंट चेंज हो रही है ना, उसी का अपोज करने लग जाएगी। कैसे, बाय इंड्यूस, कैसे करेगी अपोज, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ।
अपने आप में ईएमएफ इंड्यूस करके अपनी ही करंट में जो चेंजेस आने चाह रहे होंगे उसको अपोज करेगी। ध्यान रखना, मिस मत करना, सेल्फ इंडक्शन अलग कले से, रेजिस्टेंस अलग कले से। और एक और बता दूं कि मैं वायर बार बार क्यों बोल रहा हूं कि सेल्फ इंडक्शन केवल कॉइल का होता है, सेल्फ इंडक्टेंस केवल कॉइल का होता है। तो सुनिए, ये रही कॉइल और ये रहा वायर, ठीक है। यदि मैं इसमें करंट देता हूं, मान लो मैं इसमें करंट देता हूं ऐसे करके, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। मानते हो इस बात को? भाई कॉइल में करंट दे दी, मैग्नेटिक फील्ड, अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में पास हो रहा, तो बन गया फ्लक्स। अब फ्लक्स के लिए बी के साथ साथ एरिया भी तो चाहिए जो इस कॉइल में मौजूद होता है। इस कॉइल में एरिया भी मौजूद है, बी भी मौजूद होगा और एरिया भी मौजूद होगा। लेकिन जब मैं एक वायर लेता हूं सीधा, मान लो ये वायर है, इसमें करंट दे दी मैंने, तो जब वायर में करंट दौड़ेगी तो ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन क्या ये फ्लक्स का रूप ले पाया? फ्लक्स, वायर में करंट है तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स लिंक्ड विद वायर, बी इंटू ए, बी इंटू जीरो। तो इसमें कभी फ्लक्स नहीं लिंक हो सकता वायर में। जो स्ट्रेट वायर होते हैं, पतले और स्ट्रेट वायर होते हैं, उनमें फ्लक्स का मुद्दा जुड़ नहीं पाता, क्योंकि फ्लक्स के लिए एरिया भी चाहिए। समझ गए? और जब फ्लक्स ही नहीं होगा तो फ्लक्स में चेंज भी कभी नहीं हो सकता, जीरो ही रहेगा हर समय। और जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तब तक ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। एक थप्पड़ मार दूंगा, यस, रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप कॉइल नहीं होती, कॉइल नहीं होती है, बट रेक्टेंगुलर लूप क्या ये कॉइल नहीं है? इसको तू वायर मानेगा या इसे मानेगा? कॉइल का मतलब आपके दिमाग में यानी सर्कुलर होगी तभी, इसका मतलब आपने दिमाग में ये सेट कर रखा है कॉइल का मतलब सर्कुलर ही होनी चाहिए। ये सब कॉइल हैं। कितने लो स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हो मेरा कि ये रेक्टेंगुलर लूप हुआ, तो अभी कॉइल है वो, बिल्कुल फ्लक्स होगा उसमें। चलिए, तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, वायर में सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो सकती? अब बताइए क्या दिमाग में आया? क्योंकि यदि वायर है, ये मान लो ये वायर है, अब इसमें यदि करंट बढ़ेगी, ठीक है बढ़ा सकते हो, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ फ्लक्स का रूप तो नहीं ले पा रहा ना, एरिया का है, एरिया तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए फ्लक्स के लिए, क्योंकि एरिया का होना जरूरी है, और एरिया तब आएगा जब कोई कॉइल होगी। तो सेल्फ इंडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कॉइल में होती है, वायर में नहीं होती। अच्छा आप बताना, क्या रेजिस्टेंस के लिए क्या ये ट्रू है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल ओनली? अब सोच के बताना, क्या रेजिस्टेंस, मैं ट्रू और फॉल्स बताना, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल ओनली, वायर में नहीं होता रेजिस्टेंस। गलत है, वायर में रेजिस्टेंस होता है, कॉइल में भी रेजिस्टेंस होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, यानी आप अंतर समझिए कि रेजिस्टेंस और सेल्फ इंडक्शन तो बिल्कुल ही अलग अलग फिजिक्स है। ये मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रहा हूं कि कभी मैच ना करो, इसको मिक्स ना कर दो। एक और बताता हूं, रेजिस्टेंस क्यों जनरेट होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? कोलिजन्स। कोलिजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कोलिजन्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। और सेल्फ इंडक्शन क्यों पैदा होता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ। जब जब किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडे लॉ ही है, बस इसमें सेल्फ वर्ड क्यों डल गया? क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आया इस ईएमएफ को इंड्यूस करने, खुद की ही चेंज इन करंट ने खुद ने ही ईएमएफ बना लिया और खुद की ही चेंज इन करंट का अपोज कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, चेंज इन करंट का अपोज होता है। यदि करंट चुपचाप रहेगी तो चुपचाप रहेगा वो। अब आप जाइए, ये प्रॉपर्टी पता है किससे मैच कर रही है? किससे मैच कर रही है? एसएस लेना है ले लो, फिर रोगे 1 2 3 4 5। अब देखिए ये प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है। हमने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था, इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया ये था कि बॉडी को कांस्टेंट मोशन में मजा आता है, बॉडी को कांस्टेंट मोशन में मजा। सर ऊपर वाले फर्स्ट फिगर में होगा, फिर क्या होगा? फिर इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, यश ये बता, आई कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अच्छा जो रफ कर दिया, अब जो हो गया वो छोड़ो उसे अब, ठीक है। इनर्शिया क्या थी? इनर्शिया प्रॉपर्टी 11th में, एक्चुअली पढ़ तो 9 से ही रहे हो, 11th में थोड़ा और अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ लिया होगा। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी कि बॉडी को ना अपनी स्टेट चेंज करने में बहुत ही मुश्किल होती है। आप स्टेट उसको
बॉडी ना जिस स्टेट में रहती है उसको बड़ी अच्छा लगता है, रेस्ट होती है तो रेस्ट में मजा आता है, मोशन में होती है तो कांस्टेंट मोशन में ही मजा आता है। यदि आपने उसकी स्टेट चेंज करी तो वो आपको अपोज करेगी, करती है नहीं करती? इनर्शिया है ना, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट द बॉडी अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? लंबा सा रटाया जाता है, ठीक है, रटाने को हम भी रटा देते हैं। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन देन इट विल रिमेन इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यही पढ़ा है, मेरी इंग्लिश भी यहां बड़ी अच्छे से निकलती है, ठीक है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, खूब लंबा सा बोल दिया, समझ में आ गया, लेकिन 11th में एक ही सेंटेंस में स्मार्टली इस कहानी को खत्म कर देते हैं, एक ही सेंटेंस में स्मार्टली एक लाइन को, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ विदाउट द सपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज कर सकती, या बॉडी ऑलवेज अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। तो ये भी तो चेंज इन स्टेट ऑफ करंट की अपोज कर रही है, दैट्स व्हाई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हूबहू मैच कर रही है उससे। वहां बॉडी चेंज इन मोशन का अपोज करती थी, यहां कॉइल चेंज इन करंट का अपोज करती है। चुपचाप रहेगी तो कोई अपोज नहीं करेगी, बढ़ना चाहेगी तो जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो फोर्स चाहिए, वेलोसिटी घटाना चाहते हैं तो भी फोर्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा, दैट्स व्हाई सेल्फ इंडक्शन का एक और नाम और है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है ये? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी डेफिनेशन देनी है तो वही डेफिनेशन दे देना जो सेल्फ इंडक्शन की थी। व्हाई सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेशन वही बोल देना, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉइल अपोज द चेंज इन करंट इन द कॉइल बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। होपफुली कि जितना और पढ़ोगे, एक बार खुद भी पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। अब आ जाइए, सीधी सी बात है, मेजरमेंट चाहिए। जैसे इनर्शिया हर बॉडी का एक सा नहीं होता, जो बॉडी जितनी मासिव हो जाएगी, जो बॉडी जितनी भारी हो जाएगी, उसमें इनर्शिया उतना ज्यादा हो जाता है। आज देखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन किसमें ज्यादा होगा। सेल्फ इंडक्शन क्यों यूज करते हैं हम, ये भी बता दूं। जहां हम एक झटके में करंट नहीं चाहते, जहां चाहते हैं कि एक झटके में करंट गई तो डिवाइस बर्बाद भी हो सकती है। करंट बढ़े तो धीमे धीमे बढ़े, घटे तो आराम आराम से घटे। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो एक झटका नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो इंडक्टर लगा के क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उनका एक्सेलरेशन कंट्रोल कर लेते हैं। करंट एकदम से जाएगी उतनी करंट, क्योंकि ये करंट का मैग्नीट्यूड कम नहीं करता। अगेन आई एम रिपीटिंग, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच डाउन द, मतलब जो करंट का मैग्नीट्यूड नीचे लेके आता है। लेकिन सेल्फ इंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड नहीं छेड़ता, बस वो क्या कर देता है, करंट में चेंज का अपोज करता है, जिसकी वजह से करंट को बढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा बताओ, यदि आप ऐसे जा रहे हो और आप ऐसे जा रहे हो और आप ऐसे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा टाइम लगेगा ना उतनी डिस्टेंस चलने में। तो यही सेल्फ इंडक्शन है, जिसका सेल्फ इंडक्शन ऐसा होगा उसमें बढ़ने में उतना टाइम लगेगा। यहां आपको वेलोसिटी मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। यहां से यहाँ स्लोप है ना, आप स्लोप के अगेंस्ट जा रहे हो, और स्लोप बढ़ा दिया तो और अगेंस्ट जाओगे, और अपोज होगा आपका। चलिए अब मैथमेटिक्स पे आते हैं, मैथमेटिक्स पे आते हैं अब। अच्छा, क्योंकि सोलेनॉइड, सुनना, सोलेनॉइड में कई सारी कॉइल होती हैं, देख रहे हो ना, तो सोलेनॉइड बहुत अच्छा इंडक्शन देता है। बताओ ये अच्छा इंडक्शन देगा या ये अच्छा इंडक्शन देगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा देगा, क्योंकि यहां तो कई सारी कॉइल अपोज करेंगे। ये इंडक्शन देता है, ये बढ़िया इंडक्शन देता है, तो इसीलिए सोलेनॉइड का आज से एक नाम और पड़ रहा है, इंडक्टर। जैसे बताइए, रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या अंतर है? रेजिस्टेंस सब में होता है, लेकिन जो अच्छा रेजिस्टेंस देता है, जिसे हमने जानबूझ के अपनी सोच से बनाया है, उसको रजिस्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज। तो यानी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि जैसे रेजिस्टेंस हर किसी में होता है, लेकिन जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो रजिस्टर। कैपेसिटेंस हर किसी में होता है, लेकिन जो अच्छा कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर। इंडक्टेंस हर कॉइल में होता है, लेकिन जो अच्छा दे वो इंडक्टर। यानी सोलेनॉइड एक अच्छा इंडक्टर माना जाता है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, मैथमेटिक्स तो पढ़ ले। अब बताइए, यहां 1 मिनट इस फ्लक्स को देखिए। फ्लक्स जब करंट कांस्टेंट थी तो मैंने 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो की हुई है, और जानबूझ के शो की है। जब करंट बढ़ रही है तो अंदर फ्लक्स भी थोड़ा डेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। देखो हमारे यहाँ अथर्व है, नींद आ रही है उसको, ठीक है। अब मेरे वीडियो एटलीस्ट पढ़ने के काम में नहीं आएंगे तो सुलाने के काम में तो आएंगे, है नहीं अथर्व? अच्छा, अथर्व कह रहा है कि सर वो कुछ नहीं, आज आप ग्रेविटी ज्यादा काम कर रही है।
आज ग्रेविटी इफेक्ट ज्यादा है ना, ग्रेविटी उसका सिर बार बार झुका रही है। ठीक है, आज तो गुगली हो गई इधर की, चोरी पकड़ी गई। अच्छा, आप लोगों की चोरी नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं, कई लोग तो घर मार के सो रहे होंगे, और कई लोग तो ये चल रहा होगा उनका। ठीक है, इधर मत चल इधर। ठीक साहब, हाँ जी। अच्छा, सरनेम भी पता है तेरा? चौहान साहब। ओए चौहान साहब, चौहान साहब, हाँ जी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, उठो लाला, आंखें खोलो, पानी लाई हूं, मुंह धो लो। ठीक है सर, मुझे तो क्वेश्चन पूछने में डर लग रहा है। अच्छा क्यों? चलिए, अरे सर इंस्टा भी चल रहा है। अच्छा, इंस्टा भी चल रहा है, ओके, पैरेलल में। चलो, हाँ इधर देखिए। अब होपफुली कि मैंने यार जो दिमाग में डालने की कोशिश करी, ठीक है, अब उसकी मैथमेटिक्स। अब देखिए, जैसे जैसे करंट बढ़ी तो फ्लक्स बढ़ गया, करंट घटी तो फ्लक्स घट गया। तो यानी फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सोलेनोइड और एनी कॉइल। कॉइल भी हो सकती है बेटा, क्योंकि मैथ तो हम सबके लिए पढ़ रहे हैं, एक सिंगल टर्न वाली भी कॉइल हो सकती है। ठीक है, नहीं बेटा, मैं जरूरी नहीं है तेरी यस हर चीज का रिप्लाई करूं, क्योंकि तूने ना आज पूरे पूरे सेशन में पूरे लेने पे तुला है। मेरी पढ़ने की नीयत नहीं लग रही आज तेरी, तेरी पढ़ने की नीयत कम लग रही है, चुल करने की नीयत। ऐसा हो जाए तो, ऐसा कर दूं तो, ये पढ़ना नहीं होता। पहले आप पढ़िए और फिर आप उसमें इनोवेशन करिए कि यदि मैं ऐसा कर दूं तो। आज पढ़ने की नीयत रखिए पहले। ठीक है, ये रहा फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा या नहीं होगा? द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, एनी कॉइल, किसी भी कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स, उसमें कितनी करंट पास कर रही है उससे प्रोपोर्शनल होगा। आप देख सकते हो, करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटेगी तो फ्लक्स घटेगा। तो फ्लक्स लिंक्ड विद एनी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। जरूरी नहीं है कांस्टेंट की शक्ल के हो, आज कांस्टेंट की शक्ल एल आएगी। ठीक है ना, आज कांस्टेंट की शक्ल एल के रूप में। आज पहली बार सच में एल लग गए नहीं। चलिए, फाई इक्वल टू एल आई, ये है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। सिंपली इसे ये भी बोल सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी, सेल्फ इंडक्टेंस एक मेजरमेंट आ गया। फाई इक्वल टू एल आई, तो यहां से एल फाई अपॉन आई आ गया। ठीक है, तो यहां से फाई मेजर करोगे आप वेबर में, करंट मेजर करोगे एम्पियर में, तो एल की यूनिट क्या हो गई? फाई अपॉन आई, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, जिसको शॉर्ट में एच, हेनरी बोल सकते हैं। लिखेंगे सिंबल एच, लेकिन बोलेंगे हेनरी, जैसे न्यूटन के लिए एन लिखते हैं, बस बोलते न्यूटन है तो हेनरी। ठीक है, तो ये हो गया एल की बात। पहली बात तो ये हो गई कि फाई, एक नया फॉर्मूला आपकी डिक्शनरी में जुड़ गया। ऐसे याद रखना वाकई की, जब पहली बार आपके एल लगे थे फिजिक्स में, वो फाई इक्वल टू एल आई फॉर्मूला था, फाई इक्वल टू एल आई। अब सुनो दूसरी बात, क्योंकि अब देखिए, अब इस इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, E इक्वल टू माइनस, सिंस E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ की कैलकुलेशन हमेशा ही ऐसे होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चाहे आपने वो वाला निकाला था, एरिया चेंज करने वाला निकाला था, चाहे एसी जनरेटर था। ठीक है, तो वैसे ही E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। आज आपकी पहली बार फिजिक्स में पता चला है कि फाई का एक फॉर्मूला और होता है एल आई। एनबीए कॉस थीटा तो होता ही होता है, उसे मत भूल जाना, लेकिन फाई का एक और फॉर्मूला है, एल आई से भी निकाल सकते हो। फिर मैं वही याद दिलाऊंगा, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो दो फॉर्मूले हैं, हाफ बेस इनटू हाइट और हीरोज फॉर्मूला, वैसे ही फाई निकालने का एक और फॉर्मूला आपके लिए आ गया किसी भी कॉइल का, तो मैंने फाई की जगह रख दिया एल आई। अब बताइए, इसमें से एल बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी आई अपॉन डी टी। यानी फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट, यहां से मैं ई नॉट इक्वल टू जीरो के साथ, और एक चीज और लिख देता हूं, ई जीरो तो नहीं होगा, लेकिन ई की वैल्यू माइनस डी फाई अपॉन डी टी से निकलेगी। इस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और जो सॉल्व होके आया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और यदि एवरेज निकालना हो तो, मान लो क्वेश्चन एक करा भी दूंगा यदि टाइम मिला तो बताना, इंड्यूस ईएमएफ ऐसे भी निकाल सकते हो, एल आई टू माइनस आई वन अपॉन टी, यू मे यूज दिस रिलेशन। पर ध्यान रखना, जब हम ये रिलेशन यूज करते हैं तो एक एवरेज ईएमएफ निकलता है,
ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकलता है, ये मोर एक्यूरेट कॉन्सेप्ट होता है। पर सवाल एवरेज के भी आते हैं कि चलो एवरेज ईएमएफ निकाल दीजिए, और ये कॉन्सेप्ट भी चीख चीख के कह रहा है। देखो एक एमई नोट देखिए, एक एमई नोट, यदि मैं किसी कॉइल में दौड़ने वाली करंट, किसी कॉइल में जो करंट दौड़ रही है उसको कांस्टेंट कर दूं, जैसे कि यहां हुआ था, ये वाली करंट कांस्टेंट हो गई थी, करंट कांस्टेंट हो गई, तो बताइए डीआई अपॉन डीटी कितना आएगा? यदि करंट भाई ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है ना, तो जब ये बहन जी कांस्टेंट हो जाएंगी, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा ना, तो यानी यदि करंट कांस्टेंट है यानी इस, तो ईएमएफ जीरो आएगा, फिर कोई इंडक्शन विंडक्शन नहीं रोल आएगा। तो ध्यान रखना इस समय सेल्फ इंडक्शन एक्शन में नहीं है, पर इस समय रेजिस्टेंस फिर भी एक्शन में रहा होगा, रेजिस्टेंस तो हमेशा रहता है, ठीक है, एक्शन में। तो ये था बेटा सेल्फ इंडक्शन की बेसिक फिजिक्स, स्टार्टिंग फिजिक्स हुई कि किसी कॉइल से फ्लक्स निकालने का एक नया फॉर्मूला, और जो अब सेल्फ इंडक्शन के केस में ईएमएफ बनेगा तो ये फॉर्मूला। भसड़ मत करना सर, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला सर बिलवा भी हो गया, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा कॉस साइन थीटा भी हो गया, सर इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एल डी आई अपॉन डी टी भी हो गया। सर कौन से फॉर्मूले पढ़ने तो पढ़ेंगे बेटा, ये कब लगाना है? मोशनल ईएमएफ में, या जब एरिया चेंज हो रहा हो। ये कब लगाना है? एसी जनरेटर में, जब थीटा चेंज हो रहा हो। ये कब लगाना है? जब, अभी तो और तैयार रही है बेटा, एक और फॉर्मूला आने वाला है, कल लाएगा वो, ठीक है। ये कब लगाना है? एसी जनरेटर में। ये कब लगाना है? जब सेल्फ इंडक्शन क्रिएट हो रहा हो, किसी कॉइल में खुद में ही चुल्ल कर लियो, ठीक है। नहीं कल नहीं मिलते और आज ही मिलेंगे। देखो अब मैं आपको एक चीज और, एसएस लेना है जल्दी ले लो एसएस। हाँ, सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में आ जाए। बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉइल अपोज द, सेंटेंस पूरा करो, कॉइल अपोज द, हाँ कॉइल अपोज द चेंज इन करंट। करंट का मन आ रहा है कि मैं चेंज हो जाऊं, वहीं चुल्ल कर देगा, रोक रोक मैं हूं, ठीक है, अपनी चुल्ल दिखा देगा। सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। अब केवल कॉइल कॉइल क्यों चिल्ला रहा हूं? रेजिस्टेंस में ये वर्ड तो नहीं बोलते थे, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल या रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, एक हेडिंग है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, कि यदि हम एक सोलेनॉइड दें आपको, ये रहा सोलेनॉइड, जो कि एक बेहतर इंडक्टेंस देने के लिए जाना जाता है ना। जैसे एक मिनट, हाई रेजिस्टिविटी का मटेरियल हो, हाई रेजिस्टिविटी का, तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस देने के लिए जाना जाता है, उससे हम बढ़िया रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अच्छे एरिया का प्लेट का कैपेसिटर हो तो एक अच्छा चार्ज कैपेसिटेंस हो जाता है उसका। तो एक ऐसी जो अच्छा सोलेनॉइड होता है ना, लॉन्ग सोलेनॉइड, एक अच्छा इंडक्टेंस देता है, तो उसका एल होगा कितना, एल की वैल्यू कितनी होगी। अब कुछ लोग समझ नहीं पाए हेडिंग, जैसे एक बात होता है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, फटाफट जवाब देना है, एल बराबर फाइव अपॉन आई होता है, फटाफट जवाब देना, कीपैड पे उंगलियां रख लीजिए, एल बराबर फाइव अपॉन आई होता है, तो जल्दी बताइए, इफ फाइव बढ़ाने लग जाऊं मैं तो एल पे क्या फर्क आएगा, जल्दी बताइए। फाइव बढ़ाऊं तो मैं, फाइव बढ़ाऊं तो एल बढ़ेगा, सुमित कह रहा है बढ़ेगा, निकुंज कह रहा है बढ़ेगा, अक्षत ने ठीक जवाब दिया, राम गोपाल ने भी ठीक जवाब दिया, जय कह रहा है बढ़ेगा। क्या फायदा इतने हैंडसम गुड लुकिंग स्मार्ट मास्टर से पढ़ने का है? कितनी बार पढ़ा चुका हूं, बार बार वही गलती करते हो, वही गलती करते हो कि आप मैथ पे ध्यान दे देते हो। फिजिक्स तो ये थी ना, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और मैंने फूफा वाली कहानी से समझाया कि किसी रिलेशन में आने वाला कांस्टेंट उस रिलेशन का फूफा बन जाता है, फूफा जी। हाँ, तो जो एल है वो फाई और आई का फूफा है। हमने मैथ क्या सोच ली कि फाई बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, अरे कंजड़ो ये तो ध्यान दो कि जब फाई जादू से थोड़ी नहीं बढ़ जा रहा हूं, मुड़ुम 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 फाई बढ़ जा, अबे उसके लिए आई बढ़ानी पड़ी होगी, आई बढ़ानी पड़ी होगी, ठीक है, तब फाई बढ़ा होगा। अब ये गलती तो आप बार बार करते रहोगे। तो जैसे आर के लिए सिचुएशन थी, जैसे आर का फॉर्मूला वी अपॉन आई, वी इक्वल टू आर आई, तो आर इक्वल टू फॉर्मूला तो हम बना ही सकते हैं, नो डाउट, ये फॉर्मूला आपको आर निकालने में मदद कर देगा, लेकिन आर इस पर डिपेंड नहीं है, आर इस फॉर्मूले का फूफा बन गया है।
आर के फूफा ये थे, याद है या नहीं याद? ये वो फैक्टर थे, ये है वो फैक्टर। अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे, एक मिनट रुको। तो देखिए बेटा क्या बता रहा था मैं, ये रहा। हाँ, तो जैसे आर बराबर वी अपॉन ए एक फॉर्मूला है जो आर को कैलकुलेट करवा देगा, लेकिन ये डिसीजन लेना कि आर वी और आई पे डिपेंड कर रहा है, ये तो बदतमीजी होगी ना। ठीक है, नहीं बेटा इस टॉपिक को पूरा होने दो, फिर कल पक्का तीसरी मीटिंग लूंगा मैं। ठीक है, नहीं लूंगा, ठीक है, नहीं ले रहा तीसरी मीटिंग, इसे तो पढ़ ले। ठीक है, तो अब आप बताइए, आप अपना फिजिक्स पढ़ने का जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे, ठीक है, फिजिक्स को प्यार नहीं करोगे, वो कैसे आपको रिप्लाई करेगी फिर, है नहीं? कितनी बार आप, अच्छा आप पहली बार में हार मान जाते हो, सर समझ में नहीं आ रही, समझ में तो क्रश भी नहीं आती आपके, फिर भी आप पीछे पड़े रहते हो, और फाइनली वो लड़का सफल हो जाता है जो ज्यादा पीछे पड़ा रहता है, कभी ना कभी तो पटा ही लेता है ना। ये चीज, यही एटीट्यूड के साथ फिजिक्स होनी चाहिए। पीछे पड़ जाओ जब तक पटे नहीं आपसे, जब तक पटे नहीं पीछे पड़ जाओ उसके, नए नए तरीके से रिझाने की कोशिश किया करो, है ना, कि चलो ऐसे पढ़ के देखता हूं, अच्छा ऐसे मेहनत करता हूं, अच्छा ये बुक्स देखता हूं, ये नोट्स देखता हूं। ठीक है, नखरे तो दिखाएगी फिजिक्स स्टार्टिंग में। तुम्हें क्या लगता है मेरे को नहीं दिखाए नखरे, कि मैंने बस एक बार इससे बोला कि आई लव यू, हाँ आई लव यू टू, इसने मुझसे तुरंत बोल दिया मैं तो तेरे लिए ही बनी हूं, है नहीं, मैं तो तेरे लिए ही बनी हूं, इसने ये कहा मुझसे। अबे मेहनत लगती है लड़की पटाने में, फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है, चलिए ओके, तो वही मेहनत इस पे करिए, तो इसलिए थोड़ा एटीट्यूड चेंज करिए बेटा। अच्छा रिफ्रेशर याद आ रही है सर, तो फिर रिफ्रेशर बता दो। देखो बेटा मैं बताता हूं, देखो थोड़ा इस साल ना सीन चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्रिएट हो गया है, लेकिन देखिए मैं आपको बोर्ड के लिए जो सजेस्ट करूंगा, जो पहले थी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, तो एस एल अरोड़ा मुझे अच्छी बुक लगी। हालांकि ये मैंने तब पढ़ी थी जब मैं एज ए टीचिंग प्रोफेशन में आ गया था, मतलब पिछले कुछ सालों पहले। उससे पहले मैंने खुद ने प्रदीप फंडामेंटल पढ़ी थी, प्रदीप फंडामेंटल, वो भी मुझे ठीक, जो मैंने खुद ने पढ़ी थी। और एक पढ़ी थी जब मैं इसमें ना थ्योरी में न्यूमेरिकल अच्छे हैं, एक्सरसाइज अच्छी है, और अपने स्तर से थ्योरी भी ठीक है, लेकिन कुछ जगह जब मुझे इसकी थ्योरी समझ में नहीं आती थी, तो भैया मैं जो इस ब्रह्मांड के गुरुदेव है एस.सी. वर्मा, सीरियसली इसके क्वेश्चन तो आज भी कई ऐसे हैं जो मुझ में नहीं हिलते, अब सर नहीं, लेकिन इसकी थ्योरी आज जो मैं सफल हुआ हूं ना पढ़ाने में, उनके लिए इनको थैंक्स जाता है। ठीक है, और मुझे इस बात में कोई वो नहीं लगता कि हाँ इनकी थ्योरी ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं थोड़ा डेप्थ की थ्योरी बारीकियां सीख पाया। ठीक है, देखो 12th पढ़ने में और पढ़ाने में कितना अंतर होता है, पढ़ने में और पढ़ाने में अंतर क्या होता है, पढ़ने में क्या होता है, जैसे 12th पढ़ रहा हूँ, हाँ यार समझ में नहीं आ रहा, रट लेता हूँ, समझ में नहीं आ रहा रट लेता हूँ, तो हमारे उस नंबरों में ना थोड़ा रटने वाले भी फिगर शामिल होती है। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे से तो नहीं कह सकते ना बेटा जैसे तू रट लियो, हाँ चल कोई बात नहीं, रट ले, इसे रट ले, बच्चा तो भी छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, ओके चलिए, तो ऐसा लोड़ा अब हो सकता है, बस वेट करिए मार्केट में पक्का 15-20 दिन या लास्ट एक महीना होगा, बुक्स आने वाली हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेल के होंगे, आप उनको करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा बात नहीं, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो अब हेडिंग है कि जैसे आर के फूफा वी अपॉन आई नहीं थे, आर के फूफा थे रो एल ए, तो वैसे ही एल के फूफा कौन होंगे, ये फाइव अपॉन आई इज नॉट द फूफा ऑफ एल, एल फाइव और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। फाइनली कौन से वो फैक्टर जो एल चेंज कर सकता है, ठीक है, जिससे हम एल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए इधर देखिए, अब आप ये एक सोलेनॉइड है, इसमें इसकी लेंथ एल है, इमेजिन करो एल लेंथ का सोलेनॉइड है, फटाफट देखिए, तीसरी मीटिंग नहीं आना, खुश। इसका जो कॉइलों का एरिया है वो ए है, ये जो कॉइल है ये जो एरिया ए है, लेंथ एल है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें कुछ, माना वो कैपिटल एन है। एरिया ऑफ कॉइल, ईच कॉइल, एरिया ऑफ ईच कॉइल वो ए है, और लेंथ मैंने नीचे मेंशन कर रखी है। ये सोलेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनिए, जैसे ही मैं इसमें करंट एक्टिवेट करूंगा, तो करंट एक्टिवेट करते ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब इसके लिए आपको सोलेनॉइड वाली फिजिक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, कि सोलेनॉइड में जैसे करंट देते हो तो उसके अंदर, अभी मैं इसके अंदर एयर मान रहा हूं, तो अभी मैंने म्यू नॉट यूज कर लिया है,
है ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। वैसे तो ये फॉर्मूला बुक्स में मिलता है, लेकिन मैंने तब भी ये सलाह दी थी और अब भी दे रहा हूं, इस फॉर्मूले में बच्चे ना, अच्छे बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कंजड़े भूल जाते हैं कि ये एन नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसीलिए मैंने इसी फॉर्म में याद करने की सलाह दी थी। अब आप देखना धीमे धीमे, बताना इस वाली कॉइल को टारगेट कर लीजिए, किसी एक कॉइल को टारगेट कर लीजिए, ये माना मैंने ये कॉइल को टारगेट कर लिया, ये उसका पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। बताइए इस कॉइल से फ्लक्स कितना पास, मैं लिख भी देता हूं, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, किसी एक कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। अर्जुन बन जाओ, सिर्फ इसको निशाना मारो, एक्टिंग करो कि आपको इस मछली का निशाना साधा था ना, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो बताना इसमें फ्लक्स पास हो रहा होगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। किसी एक कॉइल, ये एक है बी, इसमें बी ए कॉस थीटा पास हो रहा होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है इसमें, ये था। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म होता है, हम ये मान सकते हैं एज्यूम कि भाई लगभग लगभग ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहता है। यदि ये वैल्यू 10 यूनिट आ रही है तो 10 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 10, ठीक है। एरिया बी ए, मुझे जल्दी बताइए कि जिस तरीके से कॉइल प्लेस है ये वाली, जिस तरीके से आप अर्जुन बन चुके हो, थीटा कितना रखूं, जल्दी बताओ, थीटा कितना रखूं, कितना रखूं, जल्दी टाइप करो। जी हाँ, दो चॉइस है, 0 या 180, लेकिन हम 180 को फिर ड्रॉप ही कर देते हैं, क्योंकि इसका नॉर्मल डालोगे तो इधर ही तो आएगा, इसका नॉर्मल डालोगे कॉइल का तो नॉर्मल इधर आएगा, तो जनरली मैंने बताया हुआ है 0 की चॉइस ले लो 5, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, B इंटू ए, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, ईच टर्न, ईच कॉइल या ईच टर्न। अब बताना मुझे, यदि इन सबका फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू एंटायर सोलेनॉइड, थ्रू होल सोलेनॉइड, पूरे सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स पास करेगा, बताइए, पूरे सोलेनॉइड से पूरे को, तो भैया एक से इतना पास हो रहा है तो भैया एन का मल्टीप्लाई कर दो, होपफुली की समझ में आ गया होगा। एक से इतना हो रहा है, 2 से 2 का मल्टीप्लाई, 3 से और एन नंबर ऑफ टर्न से एन का मल्टीप्लाई, ये हो गया फ्लक्स, जिसमें इस बी की वैल्यू हम जानते हैं ये रही। अब आज ही पता चला है कि फ्लक्स कहता है कि मेरे दो दो फॉर्मूले, फ्लक्स इक्वल टू एल आई ऑल्सो, फ्लक्स इक्वल टू एल आई ऑल्सो, ठीक है। एन 2 बार लेंगे, क्यों एन हमने 2 बार क्यों लिया है ये बताना एन, वो बी का है फॉर्मूला, उस बी के अंदर आ रहा है, उस बी को कैलकुलेट करने के लिए एन आ रहा है, फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये एन आ रहा है, बी निकालना पड़ेगा हमें पहले, उसमें एन आ रहा है, उसको इससे मैच मत करो, ठीक है। तो एल आई, फ्लक्स इक्वल टू एल आई, तो ये हो गया बेटा एल आई इक्वल टू किसके, एन बी इंटू ए, एल आई एन बी की वैल्यू रख दीजिए, ये रहा बी कितना है, ये घर पे पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार, टेंशन मत लो, लास्ट है, मुझे पता है कि नींद आ रही है कई लोगों को, अरे अब थोड़ी नहीं तेरा नाम ले रहा मैं, डिफेंड कर रहे, ठीक, एन बी ए, तो बेटा आई से आई उड़ गया, हाँ 2 मिनट बचे हैं बस, इतनी देर के मेहमान है हम लोग, टेंशन मतलब तीसरी मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी। तो ये हो गया एल बराबर ये आई से आई, तो एल फाइनली कितना आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये एल के फूफा, दीज फैक्टर विल कंट्रोल और रेगुलेट द वैल्यू ऑफ एल। आपको एल ज्यादा चाहिए तो इन फैक्टरों पे कंट्रोल करके एल को ज्यादा कर लेना, एल कम चाहिए, ठीक है ना, एल कम चाहिए तो इन्हीं फैक्टरों को कंट्रोल करके एल कम कर लेना, क्योंकि आपको हर समय एल ज्यादा नहीं चाहिए होगा, कम नहीं चाहिए होगा, तो एल डिपेंड ऑन दीज फैक्टर, म्यू नॉट के अंदर मीडियम क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, वो बेटा यस एन 2 बार आ गया ना, इसलिए एन पर स्क्वायर है, एरिया ये वाला एरिया देखो, ये एरिया, ठीक है, और एल इसकी लेंथ। अच्छा वैसे तो कंजड़े इतने तो नहीं हो गए, फटाफट बताइए, हाँ तो बेटा एल इस पर इंडिपेंडेंट, जैसे रेजिस्टेंस नहीं था जब रो एल ए फॉर्मूला आया था, तो कहां वी आ रहा था, कहां आई आ रहा था, वी और आई पे तो इंडिपेंडेंट था, ये फाई और आई पे इंडिपेंडेंट है। अब सुनो मेरी बात, बताइए यदि मैं एरिया डबल कर दूं, जल्दी बताओ एल पे क्या फर्क पड़ेगा, एरिया डबल कर दूं, मान लो एरिया डबल कर दूं तो बताइए एल पे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर आया 1 मिनट, सौरभ टाइम चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, डबल हो जाएगा, हाँ एरिया डबल कर दोगे तो एल डबल हो जाएगा, बताइए नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो तो,
हाँ बस मैं इसी पे आना चाह रहा था, सही हो, इतने कंजरे नहीं हो, ठीक हो, मतलब थोड़ा बहुत इज्जत बचा लोगे। एन को यदि डबल कर दोगे तो वो 4 गुना हो जाएगा क्योंकि उस पर स्क्वायर है। तो यदि आपने सोलेनॉइड में मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे काम किया तो बहुत इफेक्टिवली आपका एल बढ़ेगा, और ये तो आप जानते ही हो, एल छोटा करोगे तो, हालांकि सोलेनॉइड को परफेक्ट कैलकुलेशन के लिए एल बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है।